हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रियंका कुमारी की तरफ से अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आज का क्लास है मौर्योत्तर काल। मौर्य वंश के बाद जब मौर्य वंश समाप्त हो गया, उसके बाद जिस वंश ने मौर्य वंश को समाप्त करके वह शासन किया, वही मौर्योत्तर काल कहलाता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त। उनकी हत्या किसने की थी? उनकी हत्या जो की थी वो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी 185 ईसा पूर्व में। कब की थी? 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदत्त की हत्या कर दी और एक नया वंश कौन सा? शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश को समाप्त करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। और ये जो मौर्योत्तर काल के बाद जो वंश ने शासन किया तो उसको ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो वंश था वो ब्राह्मण जाति से संबंधित था। किससे था? तो ब्राह्मण जाति से संबंधित था। अब बात करते हैं कि शुंग वंश। ये जो शुंग वंश है इसका शासनकाल कब तक चला है? 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। कब तक? 185 से 73 ईसा पूर्व तक शासन चला। इनके जो संस्थापक थे शुंग वंश के, वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन? विदिशा। कौन? विदिशा। इनकी राजधानी विदिशा थी। अब है कि पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना, जब पुष्यमित्र का शासनकाल चल रहा था उस टाइम सबसे जो महत्वपूर्ण घटना था वो था अवन शासक का भारत पर आक्रमण। क्या था? अवन शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन इस तरह भी बनेगा कि अवन शासकों ने भारत पर कब आक्रमण किया, किसके साम्राज्य में किया या किसके शासनकाल में किया? तो पुष्यमित्र के शासनकाल में किया। अब फिर नेक्स्ट है कि अवन विजय। ये जो अवन विजय हुआ, अवन का जब भारत पर आक्रमण हुआ उस टाइम पुष्यमित्र शुंग ने अवन पर फिर विजय प्राप्त किया। तो अवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कौन सा यज्ञ कराया था? अश्वमेध यज्ञ कराया था। और इनका जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था? तो पतंजलि। किसके द्वारा? पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगर क्वेश्चन इस तरह भी रहे कि पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र। किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र के समकालीन थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। किस उपलक्ष्य में? तो अवन विजय प्राप्त करने के बाद। अब नेक्स्ट है कि भरहुत स्तूप। ये जो भरहुत स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया? तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया। किसने कराया? तो ये जो भरहुत स्तूप है उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अब नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र के पुरोहित। ये जो पुष्यमित्र थे उनके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। इन्होंने जो पाणिनि है उन्होंने किसकी रचना की है? तो अष्टाध्यायी की रचना की है। उसी के आधार पर पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि ने किसकी रचना की है? तो महाभाष्य की रचना की है। अब नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार 2 गुना कराया गया। सांची का स्तूप किसने निर्माण कराया था? तो अशोक ने कराया था। अशोक के शासन काल में सांची का स्तूप का निर्माण कराया गया। उस टाइम जो सांची का स्तूप था उस टाइम उसका आकार छोटा था। उसका फिर आकार 2 गुना किसके शासन काल में कराया गया? तो पुष्यमित्र के शासन काल में। किसके शासन काल में? तो पुष्यमित्र के शासन काल में कराया गया। अब नेक्स्ट है कि शुंग काल। ये जो शुंग वंश था, शुंग काल में संस्कृत भाषा और ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। ये जो शुंग वंश आया उसी टाइम फिर ब्राह्मण जाति और संस्कृत का पुनरुत्थान हुआ, मतलब फिर से ये ज्यादा प्रयोग होने लगा। और इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ
इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ की रचना की गई। किसकी रचना की गई? तो मनु स्मृति की रचना की गई। किसके शासन काल में? तो पुष्यमित्र के शासन काल में। अब नेक्स्ट है कि शुंग वंश का अंतिम शासक। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। कौन? देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में, कब? इसकी जो देवभूति है उसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में किसने कर दी? वासुदेव ने कर दी। किसने? वासुदेव ने कर दी। ये सब जो टॉपिक है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बनता है। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, मगर फिर भी इससे 1-2 क्वेश्चन पूछता है कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो उस टाइम कौन सी भाषा प्रचलित थी। तो ये सब भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। और ये सब जो शासन काल था, ये सब वो छोटा छोटा है। अब है कनवंश। कौन सा है? तो कनवंश। कनवंश का शासन काल कब चला? 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। कब तक? 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। कनवंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। कनवंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। और वासुदेव ने किसकी हत्या करके की? तो देवभूति की हत्या की, जो कि किसके? शुंग वंश के अंतिम शासक थे। कौन? देवभूति। उनकी हत्या करके कनवंश की स्थापना की। अब है कि इस वंश का कौन सा? कनवंश का अंतिम शासक, ये जो कनवंश था उसका अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था? तो सुशर्मा था, जिसकी हत्या, उसकी भी हत्या कर दी गई। कौन? तो सातवाहन वंश के नरेश सिमुख ने कर दी। किसने कर दी? नरेश सिमुख ने कर दी। और सातवाहन वंश की स्थापना की। कौन सा वंश की स्थापना की गई? सातवाहन वंश की स्थापना की गई। ये जो सातवाहन वंश है, ये दक्षिण भारत का सबसे प्रचलित वंश था। सबसे प्रचलित वंश था उस टाइम। इसका जो साम्राज्य था आंध्र प्रदेश था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश था। अब है कि सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुख था। कौन? सिमुख। इसके जो संस्थापक थे वो सिमुख थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। कहाँ? प्रतिष्ठान, जो कि राजस्थान, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इनका जो क्षेत्र था, इनका जो सातवाहन वंश का राजधानी जो प्रतिष्ठान था, वो जो क्षेत्र था वो गोदावरी नदी के तट पर था। कहाँ पे? वहाँ की गोदावरी नदी के तट पर था। अब सातवाहन वंश, इनके जो प्रमुख शासक थे वो पहला था सातकर्णी वन। कौन था? सातकर्णी वन। इनकी जो शासन काल था कब? तो 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक। कब तक? 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसू यज्ञ भी कराया था। ये जो सातकर्णी थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राज कराया था। कौन सा? राजसू यज्ञ संपन्न कराए थे। और इसने चांदी के सिक्के, ये जो सातकर्णी थे, इन्होंने चांदी के सिक्के पर अवश्य की आकृति बनवाई। किसकी? अवश्य की आकृति बनवाई। और ये दक्षिणापथ, इन्होंने, ये जो सातकर्णी थे, इन्होंने दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की। दक्षिणापथ की स्वामी की उपाधि धारण किसने की? तो सातकर्णी ने की। किसने की? सातकर्णी ने की। उसके बाद हाल, उसके बाद आता है कौन सा? शासक हाल। ये जो हाल थे, ये सातवाहन वंश का 17वां शासक था। कौन सा? 17वां शासक था। कौन सा? हाल। उसके बाद सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन सा? गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश के शक्तिशाली शासक थे। अगर पूछा जाए कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा या शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। ये सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। और नासिक अभिलेख, ये जो नासिक अभिलेख है उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है। ये जो नासिक अभिलेख है उसमें इनका गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है। अब है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलवामी चतुर्थ।
ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था पुलवामी चतुर्थ था। जब सातवाहन वंश चल रहा था उस टाइम सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की। क्या? भूमि दान देने की प्रथा शुरू की। सातवाहनों आर्थिक देन लेन के लिए शीशे के सिक्के का प्रयोग किया। सातवाहन शासक ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के प्रयोग किए। किसका? शीशे के सिक्के का प्रयोग किए। ये क्वेश्चन शीशे के सिक्के का प्रयोग और किस वंश ने ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा शुरू की थी, ये दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो ये किससे है? तो सातवाहन वंश से है। अब है कि इन्होंने ही, किसने? तो सातवाहन वंश ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा शुरू की। जब सातवाहन वंश के शासन चल रहा था उस टाइम इन्होंने कोई भी ब्राह्मणों से कार्य करवाते थे, उनके बदले या दीक्षा या कुछ और जो भी कहा जाता था उसके बदले इन्होंने भूमि को देना शुरू कर दिया, भूमि को दान में देना शुरू कर दिया। और सातवाहन वंश का राज की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। क्या थी? प्राकृत भाषा थी जो ब्राह्मणी लिपि में थी। सातवाहन वंश की क्या भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी जो ब्राह्मणी लिपि में थी। इससे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था उसको मैंने सारा ऐड कर दिया है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार देखने के बाद आपको खुद ही खुद सारा याद हो जाएगा। और इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब इसी से क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।